हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जीएस 1 लाख के नाम से है। तो इनमें से पहले हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। इसका राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो इसमें सबसे पहले गुलाम वंश आता है। और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 है। इनमें पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1206 से लेकर 1210 तक। तो इनमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो गुलाम राजवंश। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और क्या किया उसने? गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो ये मोहम्मद गोरी का हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर राजधानी की थी, जबकि वो इल्तुतमिश के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे तो वो कहाँ कर दिया था? दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जून 1206, टाइम सिर्फ आप 1206 याद रखें तो ठीक रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली थी, जबकि इससे पहले इल्तुतमिश को मिल गया था, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया। तो वो लाहौर हो जाएगा, क्योंकि राजधानी वहीं शिफ्ट की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल तो हमने पहले बताया 1206 से लेकर 1210। किसने पंजाब के कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो वो एल्दोज था, तजाउद्दीन एल्दोज, उसी के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का जो शासक था वो परमादिदेव था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान? लाख बख्श के नाम से। तो ये ध्यान रखना है, लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता था, और इसको कुरान खां भी कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है गाइस लाखों का दान देने वाला, जो उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है पोलो जो गेम हुआ करता है, पोलो या चौगान खेलते समय जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इससे जो है इसका डेथ हो गया था। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ? तो लाहौर में ही दफनाया गया था। 1210 में मृत्यु उसका तत्कालिक जो इसका बेटा था आराम सा तत्कालीन जो है वो शासक बना। इल्तुतमिश, खैर उसका कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड रहता नहीं है। फिर उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही इल्तुतमिश का जो है टाइम पीरियड आता है, जो कि 1211 से लेकर 1236 है। इनमें दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ऐसे कहें तो वास्तविक सुल्तान भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रभु संपन्न शासक कौन सा था? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक? तो आरपी त्रिपाठी। याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इसी को ना गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि इसको जो है मतलब ये इसको गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और ये इलवरी जनजाति का था। सुल्तान बनने से पूर्व जो है ये बदायूं का गवर्नर था, ये भी ध्यान रखना है गाइस। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राज्यारोहण के ठीक जो है पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान कौन सा इक्तेदार था? तो इक्तेदार वही बदायूं का था। किसने दिल्ली की सल्तनत राजधानी के रूप में? तो ये इल्तुतमिश, हमने पहले ही जिक्र किया है। इल्तुतमिश को गोरी ने दास्ता से कब मुक्त किया? तो ये 1205 से 6, जब मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लड़ रहे थे, तो मतलब सब आपस में, तो वहीं पर जो है इल्तुतमिश भी गया हुआ था। तो ये एक मतलब काफ़ी बाढ़ आया हुआ था वहाँ, और उस बाढ़ में भी ये अकेले ही जो है विद्रोह का दमन कर रहा था। तो इसको इसी टाइम पे दास्ता से भी मुक्ति कराया था मोहम्मद गोरी ने। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्कमान अमीरों एवं सैन्य अधिकारियों ने उनका चयन किया था। जी, आगे हम लोग देखते हैं। कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय? तो प्रार्थना और चिंतन मनन में, ये भी इल्तुतमिश हो जाएगा। और हाँ गाइस, ये याद रखना है कि इल्तुतमिश का जो वजीर था ना, वो कौन था? निजामुद्दीन जुनैदी के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला जो सूबेदार नियुक्त किया था वो मलिक जानी को किया था।
किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी? तो ये जलालुद्दीन मंगमरनी था। 1221 में जलालुद्दीन मंगमरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आदमका और सिंधु नदी तक आ पहुंचा। वह कौन था? तो इसका जो क्या कहते हैं, ख्वारिज़्म शाह का पुत्र था। किसका पीछा करते हुए चंगेज का सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा? तो मंगमरनी आया हुआ था, इसी का पीछा करते हुए आ गया था। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार जो है 1221 में सिंधु नदी के किनारे जो है संगठित हुआ था। मंगोल आक्रमणकारी जो है चंगेज खां, ये उत्तर पश्चिम सीमा किस काल में? तो इल्तुतमिश के टाइम पर ही आया था, लेकिन उस टाइम में ये मंगोल जो है वापस लौट गए थे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किस समय भारत पर आक्रमण किया? तो ये इल्तुतमिश के टाइम पर किया था। चंगेज खां को जो है ये तैमूरचीन के नाम से जाना जाता है, मूल नाम तैमूरचीन था। किस दिल्ली सुल्तान ने दरबार में चंगेज खां ने अपना राजदूत भेजा था? तो इल्तुतमिश के दरबार में ही भेजा था, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो मंगमरनी है ये वहाँ पर क्या हुआ था, भाग कर आ गया था, जो कि इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दिया, वापस भेज दिया था। खलीफा का मान्यता प्राप्त करने वाला भी दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान है वो इल्तुतमिश है। ठीक है गाइस, आगे हम लोग देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश का पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था। ये कौन सा वर्ष था? तो 1229 है। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए आभूषण, वस्त्र, उपहार और उनके पुत्र अमीरों आदि ने ग्रहण किया था। यह कथन किसका है? तो इल्तुतमिश का ही है। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को? तो बगदाद को कहा जाता है, क्योंकि बगदाद में ही खलीफा बैठा करते थे उस टाइम में। आपको गाइस ये भी याद होगा कि 3 खलीफा थे जो है, उन तीनों खलीफा का नाम आपको अगर पता है तो कमेंट में बताओ। आगे हम लोग देखते हैं गाइस, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद, तो इल्तुतमिश को ही मिला था मंसूर का पद। इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खिलाफ द्वारा अच्छा, ये विषय में जो है यानी इल्तुतमिश के बारे में कह रहा है कि कौन सब जो टर्म्स सही है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था, पहली बात। दूसरी बात कि इल्तुतमिश ने अपने प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहले शासक हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की? तो वो इल्तुतमिश ही था। आगे फिर है दिल्ली सुल्तान का कौन सा वैधानिक सुल्तान? तो चूंकि खलीफा से इसको मान्यता प्राप्त था, तो एक तरह से ये क्या हुआ, लीगल सुल्तान हो गए। किसने कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से? तो ये आरपी त्रिपाठी का था, आप राम प्रसाद त्रिपाठी के नाम से याद रख सकते हैं। सुल्तान ने, अगला है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्र परंपरा को आत्मसात किया, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसे पुस्तक अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई गई थी। ये ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों से जो है संबंध थे। ये पूरी दिल्ली में अनुग्रहण के लिए लालायित भी था। यह कथन जो है इल्तुतमिश के विषय में कहा गया है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। यह इल्तुतमिश का कथन है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई को जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन इल्तुतमिश का। आगे हम लोग देखते हैं गाइस, आगे कि ऐसे ये क्वेश्चन है। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र भी बनाया। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया, इसे हजरत ए दिल्ली, राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन सा था? तो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसने अपना उत्तराधिकारी? तो उस टाइम पीरियड में इल्तुतमिश का बेटा भी था, बहराम शाह, और भी थे, तो वो सब योग्य नहीं थे। उनमें से वो अपनी बेटी रजिया को जो है अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया, और इसी के खिलाफ सारे जो अमीर तुर्क वर्ग के लोग थे उसने जो है विरोध जताया, काफ़ी जगह मतलब दंगे कराए। तो ये अगर हम लोग देखें तो रजिया का कुछ खास टाइम पीरियड नहीं था, तीन वर्ष ही जो वो शासन कर पाया था, 1236 से लेकर 1239 तक। फिर उसको हरियाणा में जो कैथल है, कैथल में जो है डाकू ने जो है मार दिया था, और इस पे बहुत सारा षड्यंत्र भी मतलब कि आरोप लगाया गया था। आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम कारणों से जो है रजिया का एक तरह से कहीं ना कहीं पदच्युत होना
निश्चित हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सुल्तान की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश कहाँ, तो वो फिरोज शाह थे। इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ तो फिर दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह बैठे। शाह तुर्कान कौन था? तो वही फिरोज की माता जो है वो शाह तुर्कान के नाम से जाना जाता था। कि सुल्तान की माता विद्वानों एवं परिजनों को उपकार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी, तो यही फिरोज शाह की माँ थी, रुकनुद्दीन फिरोज। गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन सा है कि इल्तुतमिश के संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, तो ये वही था, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है गाइस, आगे हम लोग देखते हैं अब रजिया के बारे में। 1236 से लेकर 40, कहीं कहीं 39 भी दिया है, तो आप कंफ्यूज ना करिएगा। हम लोग रजिया के बारे में देखते हैं। तो रजिया से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं गाइस कि दिल्ली सल्तनत की यानी कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जबकि इसके पहले हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर में रानी दिद्दा थी। तो वो तो खैर मेडेवल एज के, अर्ली मेडेवल एज का कह सकते हो। आगे फिर हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया किसकी उत्तराधिकारी? तो इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया किस राजवंश से? तो ये दास, चूँकि इल्तुतमिश ही गुलाम वंश से थे। तो आप इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश या इलवरी वंश, ये यानी कि गुलाम वंश, इलवरी वंश, ये सब एक ही राजवंश को कहा जाता है और इसको हाँ मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस वंश से थी? तो मामलुक कहे या गुलाम कहे, तो बात वही है गाइस, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी? तो 1236। अमीर हिजाब के पद से रजिया ने किसे? तो वही एतकीन को, इख्तियारुद्दीन एतकीन को। रजिया ने ये याकूत जो है, याकूत को, तो ये अमीर आखुर, ये बेसिकली अस्तबल का जो है प्रधान हुआ करता था। और इन्हीं के खिलाफ गाइस क्या क्या था कि ये जो याकूत है, याकूत और रजिया का जो है मतलब कि एक तरह से इनके चरित्र को धूमिल करने के लिए इन पर आरोप लगाया जाता है कि वो याकूत जो है इनसे प्रेम करता था। तो खैर ये सब बहुत सारी बातें हैं, अब क्या सही है नहीं है तो उतना हमको डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है गाइस, और आगे हम लोग फिर देखते हैं कि सुन्नी और शियाओं के मध्य जो है सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किस काल में हुआ था? तो रजिया के काल में हुआ था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तो हमने पहले ही बताया कि तुर्कों का जो है सबसे बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि तुर्क लोग चाहते नहीं थे कि एक महिला शासिका गद्दी पर बैठे। तो इन जो है वो चाह रहे थे या तो कोई अमीर तुर्क के दल के हो या कोई और बन जाए, लेकिन वो रजिया के विरोधी थे। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वही निजामुल मुल्क जुनैदी थे। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जो अमीर गुट का हेड था जुनैदी, निजामुल मुल्क जुनैदी, ये जो है अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था और ये रजिया के कह सकते हो कि कट्टर विरोधी थे। रजिया सुल्तान कहाँ हारी? तो हमने पहले ही गाइस अभी कुछ देर पहले ही बताया कि वो कैथल हरियाणा के पास पड़ता है, वहीं पर डाकुओं ने इसको बंदी बना लिया और जो है इसकी हत्या कर दी। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर तो वही बैराम शाह, जो कि इसको बोला जाता है कि ये एक निकम्मा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में। और फिर हमने आगे देखते हैं कि रजिया की असफलता का क्या, तो सबसे बड़ा इसका कारण स्त्रीत्व होना है। ठीक है, यहाँ तक कि मिनाज सिराज ने ये भी कहा था कि रजिया के पास उन तमाम गुण थी एक शासिका होने के लिए, बशर्ते उनका एक ही गुण नहीं था कि वो पुरुष नहीं है, यानी कि स्त्री होना। तो यही बात मिनाज और सिराज ने कहते हैं। तो गाइस इनको ध्यान रखिएगा। अब गाइस हम लोग यहीं वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं बलवन के टाइम पीरियड से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाकी गाइस थैंक यू, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है।